नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का जो अंतर वाला आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको पूरा A to Z इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा देता हूं। तो आप लोग मात्र एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि 70% आपको समझ में और याद हो जाएगा वीडियो को देख और सुनने से, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और बाकी दोस्तों PDF आपको हम व्हाट्सअप ग्रुप में दे देंगे। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखें। अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर लिखें, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप एग्जाम में ऐसे दो भाग बांट लेना, पहला भाग में अवतल लिख देना, दूसरे भाग में आप लोग उत्तल लिख देना। देखो मैं चार को अंतर बताया हूँ, इसमें से आपको दो को अंतर एग्जाम में लिखना है, क्योंकि 2 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, 2 को अंतर लिखना है। 5 नंबर का पूछा जाएगा तो 4 को 5 को लिखना है। तो आप लोग दोनों बगल, एक बगल अवतल एक बगल उत्तर आप लोग लिख देना। इधर लिखना वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। इधर लिखना आप लोग कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण कहलाता है। इधर लिखना अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक होता है। इधर लिखना अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इधर आप लोग लिखना अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक वास्तविक करते हैं, जिसे वास्तविक करते हैं। और अगला आपका है उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम लोग काल्पनिक कहते हैं, और इधर हम लोग वास्तविक कहते हैं। तो ये आपका 4 को अंतर हुआ, इसमें से चारों लिखना कॉपी में, और आपको 2 याद हो जाएगा, लिखते समय ही 2 याद हो जाएगा। 2 तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, एक इसकी फोकस दूरी धनात्मक, इसकी ऋणात्मक, ये आपको याद रखना है। तो ये आपका हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर दोस्तों पूछा जाता है कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में अंतर लिखें। तो इधर लिख देना वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरे भाग में लिख देना आप लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। अब दोनों में अंतर भी देख लीजिए दोस्तों, यह वास्तविक कटान से बनता है, यह काल्पनिक कटान से बनता है, यह हमेशा उल्टा बनता है, यह हमेशा सीधा बनता है। 2 तो आपको ऐसा ही याद हो गया। इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, यह दर्पण के सामने बनता है, यह दर्पण के पीछे बनता है। आपका 4 को अंतर हो गया। बताओ याद हुआ कि नहीं, जल्दी से बोलो। हम आपको साथ साथ में याद कराते चला रहे हैं, ताकि आप साथ साथ में याद करते चलिए हमारे साथ साथ। आप ज़रूर याद करिए, साथ साथ में एकदम याद करिए, एकदम मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको अंतर लिखना है। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर आपको लिखना है। तो इधर लिख दीजिएगा उत्तल लेंस, इधर लिख दीजिएगा अवतल लेंस। आप लोग 5 नंबर का पूछेगा तो ये 5 लिखिएगा, 2 नंबर का पूछेगा तो 2 से 3 आप लोग लिखिएगा, ठीक है ना। चलिए आप इधर लिख दीजिएगा वैसा लेंस जिसके बीच वाला भाग मोटा तथा शीर्ष का भाग पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। इधर लिखिएगा वैसा लेंस जिसके बीच वाला भाग पतला और शीर्ष का भाग मोटा उसे अवतल लेंस कहते हैं। इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस का आवर्धन क्षमता धनात्मक होता है, तो अवतल लेंस का आवर्धन क्षमता ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो ये आपका हो गया चौथा अंतर। और 5वां अंतर है कि उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, जबकि अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं दोस्तों। तो आपका मिल जाएगा, ये आपका हो जाएगा। तो ये आप लोग लिख लेना। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग। अगला है कि विद्युत चुंबक और अस्थायी चुंबक में अंतर आपको लिखना है। तो इधर लिख देना विद्युत चुंबक, इधर लिख देना अस्थायी चुंबक। इधर लिखना पहला यह अस्थायी चुंबक है, यह अस्थायी चुंबक है, यह अस्थायी चुंबक होता है। इसकी शक्ति ज़्यादा होती है, इसकी शक्ति कम होती है, इसकी शक्ति फेरों की संख्या पर निर्भर करती है और इसकी शक्ति निश्चित होती है, यानी कि निश्चित होता है। तो आपका 3 को अंतर हो गया। इसमें से जो भी आपको 2 को ईजी लगे आप याद कर लेना, मन करे तो 3 लिख देना याद करके। अब अगला क्वेश्चन आता है, ये 5 नंबर का दोस्तों आता है, 2 नंबर का भी आता है, कभी कभी 5 नंबर का भी आता है आपके एग्जाम में। तो याद रखना ये आपका क्वेश्चन है
क्वेश्चन प्रतिवर्ती धारा तथा दिष्ट धारा में आपको अंतर लिखना है। तो एक बगल लिख देना प्रतिवर्ती धारा, एक बगल लिख देना आप लोग दिष्ट धारा। प्रतिवर्ती की धारा का मतलब हुआ अल्टरनेटिव करंट, दिष्ट का मतलब हुआ डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी, और इसका मतलब हुआ एसी। तो एसी इधर एसी लिख सकते हो और इधर आप लोग डीसी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलिए एसी डीसी में अंतर देख लेते हैं। इसमें धारा का मान दिशा समय के साथ बदलता रहता है। इसकी धारा का मान बदलता है लेकिन दिशा नहीं बदलता है। इस धारा को यहाँ पर ध्यान से देखें, इस धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, यानी कि प्रतिवर्ती धारा को आसानी से उत्पन्न कर सकते हैं, जबकि इस धारा को उत्पन्न करने में काफ़ी कठिनाई होती है। इस धारा को आसानी से डीसी में बदला जा सकता है, इस धारा को कठिनाई से एसी में बदला जाता है। यह डीसी के सापेक्ष अधिक घातक होता है, यह एसी के सापेक्ष कम घातक होता है, यह याद रखना। और अगला है, यह धारा चालक तार के सतह पर प्रवाहित होते हैं, यह धारा चालक के बीच प्रवाहित होते हैं। ये 5 हो गया। ये 5 नंबर का पूछेगा, ये आपको ना दोनों याद रखना है, 2 नंबर के लिए भी 5 नंबर के लिए भी। ये आपको पाँचों याद करने की ज़रूरत है, ये पाँचों आप लोग याद कर लेना। अब अगला देख लीजिए दोस्तों, केमिस्ट्री में अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है। अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है सपोजिट। इधर देखिए, आप ध्यान से देखिएगा, इधर 7 को अंतर बताएंगे। ये 2 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर में कभी नहीं पूछेगा। तो एक बगल अम्ल ले लेना, तो दूसरे बगल आप लोग क्या ले लेना, तो दूसरी तरफ आप लोग क्षारक ले लेना, क्षारक आप दूसरी तरफ ले लेना। तो ध्यान दीजिए, इधर यह स्वाद में खट्टा होता है, यह स्वाद में कड़वा होता है। यह नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है और यह लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। यह मिथाइल ऑरेंज को लाल कर देता है, यह मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है। यह जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है, यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन देता है। यह क्षारक को उदासीन कर देता है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। इसका पीएच मान 7 से कम होता है और इसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। यह हल्दी के पीले रंग में कोई बदलाव नहीं लाता है, यह हल्दी के पीले रंग को लाल रंग में बदल देता है। यही तो है आपका 7 को अंतर दोनों का। बहुत आप अच्छे से इसको याद कर रखना। अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में दोस्तों 2 नंबर का आता है, लेकिन दोस्तों ये भौतिक गुण के अनुसार है, लेकिन जब रासायनिक गुण के अनुसार आता है तो वो 5 नंबर का आता है। ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछा धातु और धातु तथा अधातु में अंतर लिखे, वो भी भौतिक गुण के अनुसार। तो भौतिक गुण के अनुसार क्या लिखेंगे, तो एक बगल धातु एक बगल अधातु, यानी कि मेटल और नॉन मेटल। तो हम क्या करते हैं, धातुएं चमकदार होती है और धातुएं चमकदार नहीं होती है, जैसे आयोडीन। ये अपवाद में आयोडीन आता है दोस्तों, आयोडीन अपवाद में आता है। और ये देखिए, धातुएं आघातवर्ध तथा एवं तन्य होती है और अधातुएं भंगुर होती है, इनकी भंगुर होती है। अब देखिए तीसरा नंबर, धातुएं विद्युत और ऊष्मा के चालक होते हैं, जैसे शीशा अपवाद में आ जाता है। और ये तीसरा आ जाता है आपका, अधातुएं विद्युत और ऊष्मा दोनों के कुचालक होते हैं। धातुएं प्रायः ठोस होती है, जैसे अपवाद में पारा आ जाता है। और धातुएं प्रायः ठोस एवं गैस दोनों होती है, जैसे अपवाद में आपका ब्रोमीन आ जाता है। अब देखिए 5 नंबर, धातुओं का गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होता है और धातुओं का गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होते हैं, यानी कि कम होता है। तो ये आपका हो गया। तो ये दोस्तों 2 ही नंबर का पूछता है, अभी तक 2 ही नंबर का पूछा है, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों 5 नंबर का पूछा जाता है। ये आपको लिखना है, रासायनिक गुण के अनुसार धातु और अधातु में आपको अंतर लिखना है। ये तो 5 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इधर धातु लिखना, इधर अधातु लिखना। तो इधर लिखना, यह विद्युत धनात्मक होते हैं, जैसे में आपको दिखाना पड़ता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। सोडियम में प्लस चार्ज होता है ना, तो धनात्मक हुआ। यह विद्युत ऋणात्मक होता है, जैसे कि आपका नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फास्फोरस हो गया। ये सब हमारा इस पर ना निगेटिव चार्ज होता है, इनके माइनस चार्ज होता है, इसलिए आपका ये हो गया। तो दोनों का 1-2 एग्जाम्पल आपको देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और इधर लिखना दूसरे नंबर में, धातु ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, धातु के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय होते हैं, जैसे कि Mg+O2 MgO। तो MgO क्या है, ये Mg क्या है, धातु का ऑक्साइड होती है, हमारा क्षारीय होगा। और अधातु ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, जैसे कि C+O2 CO2। CO2 क्या है, तो अधातु ऑक्साइड न, तो ये प्रायः आपके अम्लीय होंगे। अब देखो अगला, इधर देखो तीसरा, धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर क्षार बनाते हैं। धातु ऑक्साइड जल में अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, जैसे Na2O+H2O, तो NaOH बन जाएगा। और ये क्या करते हैं ना, अधातु के ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर अम्ल बनाते हैं, जैसे SO2+H2O से H2SO4। ये क्या बनाते हैं, तो अम्ल बनाते हैं, ठीक है ना। अब इधर देखिए, ध्यान से देखिए,
अब अगला आपका है इधर का 4 नंबर, धातुएं जल से अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। यानी कि धातु जल से अभिक्रिया कर ऑक्साइड या फिर हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे Fe+H2O, FeO4 यानी कि H2। और इधर देखिए यह जल से अभिक्रिया नहीं करता है। अब देखिए अगला आपका 5 नंबर, धातु प्राय जल से अभिक्रिया कर लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नीचे एग्जाम्पल है Zn यानी कि जिंक प्लस H2SO4 से जिंक सल्फर यानी कि H2 आपका हो जाएगा। अब देखिए ये अधातु अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस नहीं बनाई है ये, जबकि आपका हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये हो गया ना। अब दोस्तों अगला देखिए, अगला आपका है आयनिक बंधन और बंधन में अंतर आपको लिखना है। तो इधर आप लोग लिख देना क्या, इधर आप लोग मित्रों लिखना, इधर आप लोग लिख देना आयनिक बंधन और इधर लिख देना सहसंयोजक बंधन। इधर लिखना यह धातु अधातु के संयोग से बनता है, यह दो अधातुओं के संयोग से बनता है। इसका द्रव्यमानांक एवं कथनांक उच्च होता है, इसका द्रव्यमानांक एवं कथनांक निम्न होता है। यह जल में विलय है, यह जल में अविलय है। यह कार्बनिक विलायक में अविलय होता है, जैसे केरोसिन तेल, बेंजीन और एसीटोन। यह कार्बनिक यौगिक में विलय होता है, ठीक है ना, कार्बनिक विलायक में विलय होता है। और 5वां नंबर, यह द्रवित या विलायक अवस्था में विद्युत का सुचालक होता है, और यह विद्युत का कुचालक होता है, यह कुचालक होता है। अब दोस्तों हम आ जाते हैं भर्जन और निस्तापन में अंतर। भर्जन और निस्तापन में क्या अंतर है, तो एक तरफ भर्जन और दूसरी तरफ आपका निस्तापन हो जाएगा। एक तरफ भर्जन तो दूसरी तरफ आपका निस्तापन होगा, ठीक है। चलिए तो भर्जन में पहले देखेंगे, इसमें अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। भर्जन में अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, और निस्तापन में वायु की सीमित मात्रा में अयस्क को गर्म किया जाता है। यह सल्फाइड अयस्क के प्रयोग के लिए लाया जाता है, यह ऑक्साइड अयस्क के लिए प्रयोग के लिए लाया जाता है। इसमें अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जैसे Zn+O2 एरो Zn+SO2। और इसमें अयस्क निर्जलीकृत हो जाती है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप लोग देख सकते हैं CO2 CaCO3 एरो CO2। अब देखिए अगला आपका है, अगला दोस्तों आपका है संतृप्त हाइड्रोकार्बन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अंतर आपको बता देना है। तो इधर लिखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उधर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो इधर देखिए इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है, और इसका प्रथम सदस्य इथाइन और इथाइन होता है, इथीन और इथाइन होता है। इसे एल्केन कहते हैं, इसे इथाइन और इसे एल्कीन या फिर अल्काइन कहते हैं। इसमें कार्बन की संयोजकताओं एकल बंधन द्वारा जुड़े रहते हैं, और इसमें कार्बन की संयोजकताएं एकल बंधन द्वारा नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है ना। और इधर 5वां लिखिएगा, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2n या फिर H2n या फिर CnH2n-2 होता है, ये होता है। अब उसके बाद से दोस्तों हम बायोलॉजी में आ जाते हैं। ये दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आता है, इसको अच्छे से याद रखना है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर आपको याद रखना है, बहुत ईजी से हम बताएंगे, आप एकदम याद कर लेंगे। जाइलम तथा फ्लोएम में आपको अंतर याद रखना है, तो याद रखिएगा इधर जाइलम इधर फ्लोएम लिखिएगा। और इधर लिखिएगा पहला में, यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवाहक ऊतक होता है, जिसका प्रमुख कार्य जल पहुँचाना होता है। यह एक प्रकार का पेड़ पौधों में पाया जाने वाला संवाहक ऊतक होता है, जिसका मुख्य कार्य भोजन पहुंचाना होता है। इसका भोजन पहुंचाना मुख्य कार्य होता है, इसका जल पहुंचाना, ये जल पहुंचाता है तो ये भोजन पहुंचाता है। जाइलम की कोशिकाएं मृत होती है, फ्लोएम की कोशिकाएं जीवित होती है, यानी कि इसके मतलब मरी हुई होती है, इसकी जीवित हुई होती है, जिंदा होती है। और ये देखिए जाइलम का दाब ऋणात्मक होता है, फ्लोएम का दाब धनात्मक होता है। जाइलम के ऊतक को दारू कहते हैं, और फ्लोएम के ऊतक को वाष्ट कहते हैं। जाइलम की गति नीचे से ऊपर की ओर होती है, फ्लोएम की गति सभी दिशाओं में होती है, सभी दिशाओं में यानी कि चारों तरफ होती है। तो ये आपका 5 नंबर का पूछेगा, जब भी पूछेगा इसे नोट कर लेना। और धमनी और सीरा में भी दोस्तों अंतर 5 नंबर का पूछा जाता है। धमनी एवं सीरा में अंतर लिखे, तो एक तरफ धमनी लिख लेना, दूसरी तरफ आप लोग सीरा लिख लेना। तो धमनी क्या होता है, पहले देखिए इधर धमनी में शुद्ध रक्त पाया जाता है, सीरा में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है, सीरा में रक्त का प्रवाह मंद गति से यानी धीरे गति से होता है। धमनी का रंग लाल होता है, सीरा का रंग क्या होता है,
नीला होता है। धमनी अधिक गहराई में पाया जाता है, सिरा कम गहराई में पाया जाता है। हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली वाहिनियों को धमनी कहते हैं। शरीर के विभिन्न भागों में हृदय की ओर ले जाने वाली नलिका को हम लोग क्या कहते हैं, तो सिरा कहते हैं। ये आपका बन गया। अब दोस्तों अगला हम बात करते हैं रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। रुधिर और लसिका में क्या अंतर होता है, चलिए इसका अंतर हम लोग देख लेते हैं। तो ये भी दोस्तों कभी 5 नंबर का कभी 2 नंबर के एग्जाम में आते रहते हैं ये क्वेश्चन, तो आप लोग को इसे याद रखना है हर हालत में, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि हर हालत में इस क्वेश्चन का आंसर आपको याद होना चाहिए। हर हालत में आप इसे याद करेंगे, ठीक है। चलिए इधर लिखिए रुधिर और इधर लिखिए आप लोग लसिका। तो रुधिर का रंग लाल होता है और लसिका का रंग पीला होता है। इसमें कणिका पाया जाता है, तो इसमें कणिका नहीं पाए जाते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसमें सभी प्रकार का प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें फाइब्रोनोजेन एंजाइम नहीं पाया जाता है, यानी कि सभी प्रकार के एंजाइम नहीं, प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। इसमें दोहरा परिसंचरण होता है, इसमें बहाव एक दिशा में होता है, इसमें बहाव एक दिशा में होता है। यही तो है। आप देखिए अगला आपका है ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन में अंतर, ठीक है ना। दोनों में आपको अंतर है। ऑक्सी और अनाक्सी मतलब समझते हैं, वायवीय और अवायवीय श्वसन, ओके, ये वही होता है। और ऑक्सी को वायवीय श्वसन, अनाक्सी को अवायवीय श्वसन बोलते हैं। श्वसन 2 प्रकार के होते हैं ना। अब चलिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। तो देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रियाएं को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रियाएं को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। दोनों सेम है जी क्या। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनाक्सी होगा, यहाँ पर और छूट गया जी, यहाँ पर और लगा लेना, अनाक्सी कहते हैं, सही है। अनुपस्थिति में ये दोस्तों ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो ये अनुपस्थिति में। अब ये देखिए इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है, इसे अवायवीय श्वसन भी कहा जाता है। इसमें विशाल जीव भाग लेते हैं, इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है, इसमें CO2 और जल का निर्माण नहीं होता है। इसमें ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का पुनः ऑक्सीकरण नहीं होता है, ठीक है ना। और इससे अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, इससे अधिक ऊर्जा मुक्त नहीं होती है। ये याद रखना, ये भी यहाँ पर लिख लेना, मैंने लिखना भूल गया था। अब देखिए इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ATP मतलब कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और इसमें ग्लूकोज के टूटने से, एक अणु के टूटने से ना 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। मतलब इसमें अधिक होता है ऊर्जा का निर्माण, इसमें कम होता है। यह माइटोकॉन्ड्रियन ये कोशिका द्रव्य में होता है, यह कोशिका द्रव्य में होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह कोशिका द्रव्य में होता है, याद रखना। अब देखिए श्वसन एवं दहन में अंतर। तो श्वसन और दहन में भी अंतर आप लोग याद रखिए, श्वसन और दहन में भी अंतर। इधर श्वसन इधर दहन लिखिएगा। यह क्रिया सजीवों में होती है, यह क्रिया निर्जीवों में होती है। यह एक जैविक क्रिया है, यह एक रासायनिक क्रिया है। श्वसन जीवों का अपना नियंत्रण प्रक्रम होता है, यह एक अनियंत्रित प्रक्रम होता है। श्वसन मंद दहन का उदाहरण है, यह तीव्र प्रक्रिया होती है। ये आपका हो गया, ठीक है ना। अब देखिए शुक्राणु और अंडाणु में आपको अंतर लिखना है, ये भी अंतर आप लोग देख लीजिए। तो पहले शुक्राणु, दूसरा अंडाणु। तो लिखिएगा शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है, अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है। इसे बनने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, इसे बनने में अपेक्षाकृत ज़्यादा समय लगता है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है, ठीक है। यह चलनशील होता है, यह स्थिर होता है, यह स्थिर होता है, इसे याद रखना, ठीक है। चलिए अभी बस इतना ही है दोस्तों, इतना ही अंतर है आपका, ठीक है। और ये सब आपको मिल जाएगा PDF ग्रुप में, आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसको अच्छे से याद रखना। अब आपका टेंशन खत्म हो गया अंतर वाली। हम आपको 100% गारंटी दे, अगर इसके बाहर एक भी अंतर पूछ दिया तो मेरे को बताना, एक भी इसके बाहर अंतर नहीं पूछेगा, सबका सब इसी में सब पूछेगा, ठीक है।